Hello everyone, welcome back to my channel. I am Divya. So, we are discussing about class 10th history book chapter number 3 nationalism in India. तो हमने उस चैप्टर का मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर कर लिया है. प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था और हमने बात की थी सॉल्ट मार्च या फिर डांडी मार्च के बारे में. तो उस वीडियो की जो लिंक है वो मैंने यहाँ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दी है, आप वहां से देख सकते हैं. अब उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो मूवमेंट था ना, उसमें कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, मतलब उन्होंने ये मूवमेंट क्यों ज्वाइन किया था और उनके क्या आइडियल्स थे और उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो कंट्री साइड की बात करें तो जितने भी रिच पीसेंट्स, जितने भी रिच फार्मर्स की जो कम्युनिटीज थी ना, अगर देखे जाए तो लाइक पाटीदार्स ऑफ गुजरात के जितने भी पाटीदार्स थे या उत्तर प्रदेश के जितने भी जाट्स थे, उन सब ने इसमें एक्टिवली क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था. किसमें? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में. क्योंकि देखो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं. और क्योंकि उस टाइम पे 1929 और 1930 के टाइम पे क्या हो रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था पूरे वर्ल्ड में, है ना, तंगी आ गई थी. तो उनके जो प्राइस हो रहे थे ना, लाइक क्रॉप के जो प्राइसेस हो रहे थे वो क्या हो गए थे, सब फॉल हो गए थे, आधे हो गए थे. और उनकी जो कैश इनकम थी वो क्या हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी. और इस वजह से अगर जब क्रॉप की जो प्राइस है अगर वो ही क्या हो गए, फॉल हो गए, तो इस वजह से वो क्या हो गए, इम्पॉसिबल, मतलब उनके लिए जो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू पे करना होता है ना, तो वो उसकी जो डिमांड थी रेवेन्यू पे करने की वो इम्पॉसिबल हो गई उनके लिए. अब उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे कर सके. और उन्होंने क्या किया था, एंड द रिफ्यूजल ऑफ, और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, ये मना कर दिया था कि वो रेवेन्यू है ना उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं करेंगे. आपको जितना अमाउंट फिक्स किया गया है ना कि आपको सपोज 100 रुपीज रेवेन्यू आपको पे करना है तो करना ही पड़ेगा. ठीक है, इसमें कोई भी रिडक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई थी. तो इस वजह से क्या हुआ था, जितने भी रिच पीसेंट्स थे ना वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होकर उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का सपोर्ट किया. और उन्होंने क्या किया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजिंग या खुद की क्या बनाई, कम्युनिटीज बनाई. और उनका क्या काम था, एंड एट टाइम फोर्सिंग रिलेक्टेंट मेंबर्स इन टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम. और बहुत सारे मेंबर्स क्या थे, उन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया. अब वो क्यों फाइट कर रहे थे, वो बेसिकली वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जितना भी रेवेन्यू है ना वो थोड़ा क्या हो जाए, कम हो जाए. इतना हाई रेवेन्यू जो उनको पे करना पड़ रहा है उसके अगेंस्ट में वो इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे थे. लेकिन क्या हुआ, वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुए. कौन? पीसेंट्स, जितने भी रिच क्लास के जो पीसेंट्स थे ना वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए. क्योंकि ये जो मूवमेंट चल रहा था ना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वो 1931 में क्या हो गया था, बंद हो गया था. और बंद तो हो गया, इसके साथ में जो रेवेन्यू के जो मूवमेंट चल रहा था ना कि उनकी जो प्राइस थी वो काफी हाई थी, उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं किया गया. तो फिर क्या हुआ, जब वापस से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1932 में, तो बहुत सारे जो पीसेंट्स थे, जो रिच क्लास के जो फार्मर्स थे, उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से क्या किया, मना कर दिया. क्यों मना किया? क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप तो कभी भी मूवमेंट को स्टार्ट करते हो और कभी भी इसको बंद कर देते हो, और हमें तो मतलब हम क्यों लड़ रहे हैं इसमें, रेवेन्यू के लिए, और उसकी तो कोई बात हो ही नहीं रही है. तो बहुत सारे पीसेंट्स ने क्या किया था, रिफ्यूज कर दिया था. अब बात करें वहीं दूसरी तरफ, अगर हम पुअर पीसेंट्स की बात करें, है ना, तो उनका वो सिर्फ इसमें अपनी जो रेवेन्यू की जो डिमांड थी उसको लोअर करने के लिए, उसको कम करवाने के लिए इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, बल्कि जो भी बेकार सिस्टम था, लाइक बेकार मतलब क्या होता है कि आपको एक फील्ड पे काम किया करवाया जाएगा लेकिन उसके लिए आपको पे नहीं किया जाएगा. ठीक है, मतलब आपको वेजेस, आपको सैलरी नहीं मिलेगी लेकिन आपसे उतना काम करवाया जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया था, ताकि उनकी जो रेंट देते थे ना, जो भी फील्ड पे काम करते थे उनको तो लैंडलॉर्ड से क्या करना पड़ता था, उनको पे करना पड़ता था. तो उसको कम करवाने के लिए उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था. और उन्होंने ज्वाइन किया था
सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको सपोर्ट किया था। वही जो कांग्रेस थे ना, वो क्या थे, इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि जो कांग्रेस थे ना, वो किसके साथ में थे, वो जितने भी रिच क्लास पीपल थे ना, रिच जो पीसेंट्स थे, रिच फार्मर्स थे, वो हमेशा उनके साथ रहते थे। ठीक है, वो जितने भी पुअर सेक्शन के जो फार्मर्स थे उनका सपोर्ट नहीं करते थे। अब यहाँ पे भगत सिंह के बारे में कुछ दिया है। तो बहुत सारे नेशनलिस्ट थे ना, उनका ऐसा मानना था कि हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट में, हम तभी इसमें जीत सकते हैं अगर इसमें हम क्या करें, फिजिकल फोर्स के थ्रू। लाइक गांधी जी ने क्या बोला था कि हम नॉन वायलेंस सत्याग्रह के मेथड को अडॉप्ट करते हुए हम क्या करेंगे, हम फ्रीडम ले सकते हैं ब्रिटिशर से। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट हुए, लाइक भगत सिंह हो गए, उन लोगों का मानना था कि अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो हमें फिजिकल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, हमें अटैक करना पड़ेगा उनके ऊपर। तो इसी को देखते हुए इन्होंने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA का फॉर्मेशन किया था और एक मीटिंग रखी गई थी फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में है। और उसके जो कुछ लीडर्स थे, लाइक भगत सिंह हो गए, जतिन दास और अजय घोष। ठीक है, और जो HSRA ना, उनका जो मेन टारगेट क्या था, सम ऑफ द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर। फिर अप्रैल 1929 में क्या हुआ, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दो ऐसे लीडर्स थे, मतलब और भी लीडर थे, बट यहाँ पे सिर्फ दो का ही नाम मेंशन है। उन्होंने क्या किया था, लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है ना, जहाँ पे सारे लॉस बनाए जाते हैं, वहां पे क्या किया, बॉम्ब थ्रू किया, बॉम्ब को फेंका। उसी सेम ईयर में देयर वाज एन अटेम्प्ट टू ब्लोन अप द ट्रेन, मतलब ट्रेन को उड़ाने का भी एक आइडिया था। ठीक है, तो उस ट्रेन में कौन ट्रेवल कर रहा था, लॉर्ड एरविन। इन भगत सिंह वॉज, उस टाइम पे भगत सिंह कितने इयर्स के थे, 23 इयर्स के थे, और उन्हें क्या कर दिया गया था, वही वॉज ट्राइड एंड एक्सिक्यूटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट थी ना, कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स, उन्होंने क्या किया था, उनको एक्सिक्यूट मतलब फांसी के, मतलब शॉर्ट उनको। और वहां पे उन्होंने क्या किया था, एक स्लोगन दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का। ये बात हो गई भगत सिंह की। अब बात करते हैं व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास। अब कि बिजनेस क्लास ने इसमें पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, तो एंड हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे जितने भी इंडियन के जो मर्चेंट्स थे, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया और एक पावरफुल बने। और अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए वो क्या कर रहे थे, अब कॉलोनियल पॉलिसीज, गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज बना रही थी ना, अगर वो उनकी बिजनेस एक्टिविटीज के अगेंस्ट होती है तो क्या करते थे, वो उसको फॉलो नहीं करते थे। और वो चाहते थे, जितने भी बिजनेसमैन थे वो चाहते थे कि उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। मतलब जितना भी इंपोर्ट हो रहा था ना फॉरेन गुड्स का, उसको थोड़ा कम किया जाए और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। और एक और उनकी डिमांड थी कि जितना भी रुपी और स्टर्लिंग, स्टर्लिंग क्या है, एक फॉरेन करेंसी है, इनका एक फिक्स रेशियो होना चाहिए। तो इसी को बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्होंने फॉर्म की थी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। ये कब की थी इन्होंने, 1920 में। और इन्होंने फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI का फॉर्मेशन किया था 1927 में। ये डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड GD बिरला। ये कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने अटैक किया था कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड इन्होंने सपोर्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, जब ये सबसे पहले लॉन्च हुआ था, है ना। लेकिन जब फेल हो गई थी ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हो गई थी, जब फेल हो गई थी, है ना, तो जितने भी बिजनेस ग्रुप्स थे ना, वो वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली, अब वो इतने ज्यादा एंथुसियास्टिक नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो थोड़ा वरीड होने लगे थे। ठीक है, क्योंकि देखो उनका जो बिजनेस में क्या हो रहा था, डिस्ट्रप्शन, है ना, क्योंकि बार बार कोई ना कोई जो गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट, वो कोई ना कोई नई नई पॉलिसीज ला रही थी। इस वजह से उनका जो बिजनेस है वो काफी क्या हो रहा था, उसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो रहा था।
और जितने भी इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस थे ना, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब बेसिकली उन्होंने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? The industrial working classes did not participate in the civil disobedience movement. लार्ज नंबर में उन्होंने इससे पार्टिसिपेट नहीं किया, एक्सेप्ट नागपुर रीजन। नागपुर ही एक ऐसा रीजन था जहाँ के वर्किंग क्लास के जो इंडस्ट्रियल थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि ऐसे कौन से रीजन ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो कौन सा रीजन था वो? नागपुर रीजन। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो किसके क्लोज आ गए थे? कांग्रेस के। लेकिन वही वर्कर्स क्या थे? उतने ही उनसे दूर थे। वहीं पे कुछ वर्कर्स ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और इन्होंने क्या अडॉप्ट किया था? सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम। गांधी जी के कुछ प्रोग्राम के जो आइडियाज थे उसको अडॉप्ट किया था, लाइक बॉयकॉट करना फॉरेन गुड्स का। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस। वो मूवमेंट क्यों चला रहे थे? क्योंकि उनको बहुत ही कम वेजेस, काफी कम क्या उनकी पगार थी ना, काफी कम मिलती थी। एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, और जो वर्किंग जहां वो काम करते थे वहां की कंडीशन भी बहुत ज्यादा कैसी थी? बहुत ही खराब कंडीशन थी। There were strikes by railway workers in 1930 and dock workers in 1932. स्ट्राइक्स हुई थी, रेलवे वर्कर ने क्या किया था? स्ट्राइक किया था 1930 में, डॉक वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था 1932 में। और 1930 के टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ वर्कर कहाँ के थे? छोटा नागपुर टिन माइंस के। उन्होंने क्या किया था? गांधी कैप को पहना हुआ था और पार्टिसिपेट कर रहे थे इन प्रोटेस्ट में, रैलीज निकाल रहे थे और बॉयकॉट कर रहे थे कैंपेन्स को। It felt that this would alienate industrialists and divide the anti-imperial forces. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का हमें देखने को मिलता था, वो ये है कि इस मूवमेंट में बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेट किया था। किसने? वुमेन्स ने। इसके पहले वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हमें देखने को नहीं मिला था। तो सिविल डिसोबीडियंस एक ऐसा मूवमेंट था जहां पे लार्ज स्केल में क्या हुआ था? वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। ड्यूरिंग जब गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था ना, जब वो थाउजेंड्स ऑफ वुमेन क्या हुई थी, ये जो मार्च था इसको सुन के वो भी अपने घर से बाहर आई थी और उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने पार्टिसिपेट किया था प्रोटेस्ट रैलीज में। जब सॉल्ट का जब मैन्युफैक्चर किया जा रहा था उसमें पार्टिसिपेट किया था। एंड पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ्स, जितने भी फॉरेन क्लॉथ्स था उसको उन्होंने क्या किया? बॉयकॉट किया। लिक्विड शॉप को बॉयकॉट किया। और कुछ वुमेन तो क्या हुआ यहाँ तक कि वो जेल भी गई थी। अर्बन एरिया से वही वुमेन पार्टिसिपेट करती थी जो हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करती थी। वही बात करें रूरल एरिया से तो दे केम फ्रॉम रिच पीसेंट्स हाउस होल्ड। अगर हम गांव से बात करें, रूरल एरिया से बात करें, तो वहां पे ऐसी लेडीज, ऐसी वुमेन्स आती थी जो रिच पीसेंट्स फैमिली से बिलोंग करती थी, जो मतलब रिच फार्मर्स की वाइफ या उनकी डॉटर होती थी। वहीं पे लेकिन लाइक गांधी जी हो गए और कुछ लीडर्स थे कांग्रेस के, उनका ये मानना था कि जो वुमेन्स हैं, है ना, वो क्या है? उनका काम है कि वो हाउस में ही रहें और एक अच्छी मदर, एक गुड मदर और गुड वाइफ बने, है ना। उनको ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इट वॉज नीड ओनली ऑन देयर सिंबलिक प्रेजेंस। उनका एक सिंबलिक प्रेजेंस है, काफी है। उस टाइम पे गांधी जी और जो लीडर्स थे उनको ऐसा सोचते थे। लाइक ये इमेज है यहाँ पे, देखो आपको दिख रहा है कि कितने लार्ज स्केल में वुमेन्स ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट मैनी वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार उन्होंने लाइवली मूव्ड आउट ऑफ देयर होम, वो अपने घर से बाहर निकली थी, ऑन टू अ पब्लिक एरेना। एरेना का मतलब होता है एरिया। Among the marchers, you can see many old women and mothers. वो अपने चिल्ड्रंस के साथ, देखो कुछ कुछ मदर्स क्या थी, अपने बच्चों को अपनी आर्म्स में लेके इस रैली में आई थी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, इसके बारे में देख लेते हैं हम। तो स्टार्टिंग की बात करें,
1918, 1919 है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, डिस्ट्रेस यूपी पीसेंट्स ऑर्गेनाइज बाय बाबा रामचंद्र। किसने ऑर्गेनाइज किया था, बाबा रामचंद्र ने। फिर अप्रैल ही 1919 में क्या हुआ था, गांधीयन हड़ताल हुई थी ना, तो वहां पे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो एक्ट आया था, हमने प्रीवियस वीडियो में काफी डिटेल में इसके बारे में पढ़ा था। जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ था, ठीक है। 1921 में क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट हुआ था, है ना। खिलाफत मूवमेंट मतलब खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, अली ब्रदर्स ने फॉर्म की थी, है ना, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। फिर फरवरी 1922 में क्या हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ। तो चौरी चौरा इंसिडेंस बेसिकली कहाँ हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वहां पे क्या हुआ था, 22 ऐसे पुलिस ऑफिसर्स की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। जितने भी जो प्रोटेस्टर थे ना, जो ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया था, पुलिस स्टेशन में बॉम्ब मतलब उन्होंने अटैक कर दिया था। और उस टाइम पे 22 पुलिसमैन की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो उसे देखते हुए गांधी जी ने ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसको विड्रॉ कर दिया था। फिर मई 1924 में क्या हुआ, अल्लौरी सीताराम राजू ने अरेस्ट हो गए थे, एंडिंग अ 2 year आर्म ट्राइबल स्ट्रगल। फिर वही बात करें दिसंबर 1929, तो यहाँ पे क्या हुआ था, लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ था। लाहौर में क्या हुआ था, कांग्रेस सेशन हुआ था, जहां पे इन्होंने कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज की जो बात कही गई थी ना जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, उसको यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया गया था। 1930 में अंबेडकर जी ने स्टैब्लिश किया था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। वही मार्च 1930 में गांधी जी ने बिगिन किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ एट डांडी। 1931 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एंड कर दिया। फिर 1931 में ही क्या हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और 1932 में इस सिविल डिसोबीडियंस जो एक बार विड्रॉ कर दी गई थी, मतलब बंद कर दी गई थी, उसको वापस से रिलॉन्च किया गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज।